आप देख रहे हैं चार कबार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। कर्नाटक में 10 मई को हुई वोटिंग में 72% मतदान दर्ज किया गया और इस मतदान को लेकर के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मतदान के आंकड़े के कई मायने हैं। वहीं 13 मई को साफ होगा कि कर्नाटक की जंग का ऊंट किस करवट बैठता है। ऐसे में भारत 24 पर आज हम आपको समझाएंगे कि कर्नाटक में हुए 72% मतदान के दरअसल मायने हैं क्या और इसे लेकर के क्या कुछ अंदर की बातें हैं जो 13 मई को नतीजों में भी दिखाई देंगी। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमित, देखिए, जो मतदान होना था वो कल हो गया। सबने अपनी वोट कास्टिंग कर दी है, लेकिन सबकी नजर 13 मई पर है जब परिणाम सामने आने वाले हैं। लेकिन कई ऐसे चुनावी मुद्दे कर्नाटक के चुनाव में रहे, जैसे कि ये आरक्षण का मामला हो या फिर बजरंग दल वर्सेस बजरंग बली का मामला हो। लेकिन 2-3% वोट का भी अगर फासला बीजेपी को हासिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पैठ बीजेपी के लिए मानी जाएगी। बिल्कुल शिखा, और आप पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 2018 में 72.84% मतदान जो चुनाव आयोग की तरफ से रिकॉर्ड आया था वो हुआ था, और लगभग वही आंकड़ा है इस साल भी, क्योंकि रात 10 बजे तक 70% 71% के आसपास आया था और आयोग की तरफ से कहा गया था कि सुबह जो है ये फाइनल फिगर आएगी, और फाइनल फिगर लगभग पिछले जो चुनाव के आंकड़े हैं 72 लगभग 73% के आसपास वो आया है। अब इस आंकड़ों के आधार पर अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज कांग्रेस से 2% कम था, लेकिन सीटें उसकी ज्यादा आई। तो ये चीज अपने आप में समझने के लिए पर्याप्त है कि अगर कांग्रेस की वोट परसेंट कांग्रेस जिसे हासिल करने का दावा, और जो एग्जिट पोल तमाम चैनलों के कह रहे हैं कि 41 से 45% के आसपास कांग्रेस को वोट मिला है और 36 से 38% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो वोट परसेंटेज का शेयर बेसिकली जो दिखाने की कोशिश है उससे सीट शेयरिंग की बात की जाती है। लेकिन पिछले जो अनुभव रहे हैं उस अनुभव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पास बेशक कम वोट का प्रतिशत रहा था, लेकिन सीटें उन्हें ज्यादा मिली थी। तो क्या इस बार वही ट्रेंड कामयाब रहेगा? क्योंकि पिछले बार जो अर्बन सीटें हैं शिखा, उन अर्बन सीटों पर ज्यादातर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और मैंने कल भी आपको बताया था कि लगभग 88 सीटें ऐसी हैं जिसमें 52 सीटों पर हार जीत का जो फासला था शिखा वो सिर्फ 500 से 2000 के बीच था। तो क्या ये प्रक्रिया जो है, क्योंकि वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को कम आया था, मार्जिन जो था वो शहरों में बहुत कम रहा था, लगभग 52-55 सीटों पर, तो ये अगर ऐसा ट्रेंड रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो अप है जो ट्रेंड हमने कल देखा, जो हमने महा एग्जिट पोल में दिखाया अलग अलग चैनल्स का, अगर 110 से ऊपर कांग्रेस नहीं जाती है तो फिर इसे कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत मानी नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रेंड तो बदला नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं। देखिए, इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर कांग्रेस 106, 107 या 110 से ऊपर चली जाती है तो फिर उसके पास यानी 112 का जो आंकड़ा है 224 में, उसके लिए बहुत कम सीटों की जरूरत होगी, वो निर्दलीय विधायक दे सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 95 से 100 के बीच आती है और जेडीएस 15 से 20 के भी आसपास आती है तो वो सरकार बनाने की कोशिश में ज्यादा होगी, और फिर कांग्रेस का जो एक तरीका है कि हम 120 से 150 के बीच सीटें लाएंगे, जो आज तक के सर्वे में भी कहा गया है, तो वो कहीं थमता दिखेगा। यानी जिस तरह का एक विजय रथ कांग्रेस सोच रही थी वो रुक जाएगा, और जो बजरंग दल वाला एंगल है जिसकी चर्चा आप कल भी कर रही थी, वो एंगल ज्यादा मुफीद दिखेगा, क्योंकि उस एंगल पर जो अर्बन शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन वोटर्स हैं, वो ज्यादा उस मायने को समझे और उस मायने पर वोट किया। ये 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें दिख रही है कि परसेंटेज ऑफ वोट बेशक कम रहे हों, लेकिन हार जीत का जो फासला रहेगा वो विधानसभा क्षेत्रों में वो बहुत कम रहेगा। शिखा, आपका काफी तजुर्बा है और आप राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं। अगर कर्नाटक के चुनाव को देखा जाए तो क्या आपको नजर आता है कि स्थानीय मुद्दे यहां पर के नजर आए, या फिर जो केंद्र की पॉलिटिक्स थी वही वहां पर हावी रही है? दोनों बातें पूजा दिखी इस पूरे चुनावी, आप उसको समझें तो दोनों बातें दिखी। कांग्रेस लगातार आप देखें कि चाहे नंदनी या अमूल दूध का मामला हो, कांग्रेस ने उन मुद्दों को उठाया जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर 40% कमीशन का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, उस मामले को उठाया। कांग्रेस ने वहां की लोकल जितनी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद जो बेलगामी में है उसको उठाया। तो ये तमाम ऐसी बातें थी। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आप देखें जिसमें अचानक से एक गुगली बॉल आती है और भारतीय जनता पार्टी उसे लपक लेती है। वो गुगली बॉल थी बजरंग दल और पीएफआई पर बैन को लेकर, और उसके बाद आप
देखिए पूरा जो नजारा था वो बदला। मैं आपको ये बताऊं कि कर्नाटक में खासतौर से बैंगलोर इन सब जगहों पर जो अर्बन वोटर्स हैं वो ज्यादातर इन सोच के हैं, और अर्बन वोटर प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनालिटी है, जो करिश्मा है और जिस तरह से वो प्रचार करते हैं उस पर उनकी सहमति बहुत हद तक बनती है। तो अगर ये मामला चला, यानी जिसकी बात राष्ट्रीय मसलों की बात जो हम कर रहे हैं या डबल इंजन की बात जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई थी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एज मिलेगा। और अगर स्थानीय मुद्दे जिस पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही थी उन पर अगर रोका गया तो कांग्रेस को एज होगी। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात जो है वो जेडीएस के लिए देखी जाएगी कि क्या पिछली बार के आंकड़े को जेडीएस छू पाता है या जेडीएस में गिरावट आती है। अगर जेडीएस के वोट बैंक में गिरावट आई तो वो फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण पर कुछ बयान ऐसा नहीं दिया है, और साथ ही कांग्रेस ने जो बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की है उससे अल्पसंख्यक के साथ साथ दलित वोट को साधने की कोशिश है, क्योंकि दलितों के 2 युवकों की हत्या हुई थी जिस पर आरोप बजरंग दल के लोगों पर लगा था। तो कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश में है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित हैं और कर्नाटक से आते हैं। दलित समाज को यह लगता है कि हमारे वर्ग का एक प्रतिनिधि वहां बैठा है। दूसरी तरफ वोकालिंगा, जिसके प्रतिनिधि डीके शिव कुमार हैं, उनका वर्चस्व, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी वर्चस्व वोकालिंगा समाज में अच्छा है। उधर लिंगायत, जिसके जो भारतीय जनता पार्टी की काफी करीबी पार्टी मानी जाती है, जिसके 52 मठ में से 44 मठ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और येदियुरप्पा उसके नेता हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। कुर्बा, जिसको प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि वो आम मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, वो उसके वोट बैंक जो हैं वो 33 सीटों पर अपना असर डालते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये वोट बैंक कहां शिफ्ट करता है। अगर 1-2% का भी स्विंग दिखाएगा तो वो स्विंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इस चर्चा में मैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर को भी जोड़ रही हूं। अदिति, आपसे सवाल यही कि देखिए हम बीजेपी और कांग्रेस की बात तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही बहुत शुरुआत से ही जेडीएस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया था, और जेडीएस भी ये दावा कर रही थी कि हम भी अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब जेडीएस का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, जिस तरह से वोट फीसदी जेडीएस के हक में जा रहा है, तो जेडीएस कितनी जो है वो पावरफुल भूमिका में रहेगी सरकार बनाने में कांग्रेस और बीजेपी के लिए? ये बात कि पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ा है जी, और अगर बीजेपी का माइंडसेट समझते हैं तो जाहिर तौर पे अब ये लोग बातें कर रहे हैं, जब भी कोई सरकार है, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की सरकार है और वोटिंग परसेंटेज क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, पिछली बार 72.44 था, इस बार 73 क्रॉस हुआ है, तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है, किसके हक में जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है और ऐसा बीजेपी के पंडित ही मानते हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी की निशानी भी है। लेकिन क्या है कि हर चुनाव में अलग अलग तरीके से इसके मापदंड देखे जाते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे में ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको जेडीएस का समर्थन लेने की जरूरत पड़ सकती है, खास तौर पे बीजेपी को। और बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, कल शाम के बाद जेडीएस के लोगों से संपर्क में भी बीजेपी ऑलरेडी आ चुकी होगी, क्योंकि वो पहले से तैयारी शुरू कर देती है। अब यहाँ पर परसों क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बिना जेडीएस के सरकार बनाने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो लोग ये मान रहे हैं कि वो शपथ भी लेंगे, मंत्री पद की तमाम चीजें हैं, यहाँ तक कि अभी मैं फिलहाल एआईसीसी में ही खड़ी हूँ और यहाँ पर ये भी चर्चा है, ये भी संभव है कि कोई थर्ड डार्क हॉर्स निकल कर आएगा, जिसने अभी पिछले 5 दिनों में सोनिया गांधी से भी मुलाकात करी है। ऐसे में 120 सीटें आ रही हैं, सोनिया गांधी को जो रिव्यू भेजा गया है, लेकिन फिर भी जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो यही दर्शाते हैं कि जेडीएस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों में से किसी को पड़ सकती है। और ऐसे में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गोवा के एग्जाम्पल देखें तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही तैयारी कर लेती है, रातों रात सब कुछ कर लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कल एग्जिट पोल के लिहाज से, हालांकि वो ये तर्क दे रहे हैं कि एग्जिट पोल 4 बजे तक का रिकॉर्ड लेता है और 4 से लेकर 4:30 तक बीजेपी क्योंकि बहुत ज्यादा ग्राउंड पर सशक्त रहती है, 4 से 4:30 के बीच में अपने कार्यकर्ताओं से, जो बूथ स्तर की उनकी राजनीति है, जो पन्ना प्रमुख की उनकी राजनीति है, तो वहां पर वो ये कर सकते हैं कि उन्होंने किया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर वोटर्स को लेके गए। इसलिए उनका जो दिल्ली के लुटियन जो दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर बैठकर जो पंडित हैं या फिर जो सीनियर नेता है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपको जो एग्जिट पोल दिखा है वो सिर्फ 4 बजे तक का रिकॉर्ड दिखा है।
लेकिन एग्जिट पोल के इतर भी बहुत सारी तस्वीर है। चलिए तो कोई दोनों बात ही नहीं पार्टियां अदिति, दावा ये भले ही चीजें, ये करें, तस्वीरें लेकिन 13 JDS के बहुत तारीख को पूरी ज्यादा- तरीके से क्लियर हो जाएगी। अमित मिश्रा भी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमित देखिए, अब त्रिशंकु सरकार बनने की स्थिति कर्नाटक में नजर आ रही थी। अब अगर इन तमाम आंकड़ों को हम देखें तो बीजेपी या फिर कांग्रेस, हालांकि तैयारियां जो है दोनों ही पार्टी की तरफ से हो रही है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जेडीएस का रोल प्ले इसमें सबसे ज्यादा अहम होने वाला है आने वाले दिनों में, कम से कम 13 तारीख के बाद? बिल्कुल, देखिए ये तो एग्जिट पोल के हिसाब से हम और आप चर्चा कर रहे हैं, और अगर ये वोट स्विंग की तरफ हम अगर ध्यान दें तो वोट स्विंग कहीं भी जा सकता है, और अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही वहां बन जाए, क्योंकि कर्नाटक में अब तक पूर्ण बहुमत पिछले कई सालों से सत्ता में नहीं आए ही पूर्ण बहुमत की सरकार, वहां कोलिशन का एक फंडा जरूर रहा है। अब जेडीएस कितना वोट बैंक वो हासिल करता है, और दूसरी बात यह है कि जेडीएस जिस वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, यानी जो वोट बैंक उसका है वो वोकालिंगा है और वोकालिंगा के साथ कुर्बा है, ये दो ही फैक्टर हैं। इसके अलावा जो जेडीएस के साथ एक पक्ष जाता है वो मुस्लिम समुदाय का है, तो ये तीन पक्ष उसके साथ जाते हैं। ये कहां तक जेडीएस को मदद कर पाएंगे, क्योंकि वो जितनी मदद होगी कांग्रेस उतनी ही रुकेगी। और ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि अगर जेडीएस, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जेडीएस की 15 से ज्यादा सीटें अगर दिखती हैं जेडीएस को, तो कांग्रेस 100 के अंदर रह जाएगी, और अगर जेडीएस 25 से ऊपर जाती है तो कांग्रेस और नीचे जाएगी। जेडीएस अगर कमजोर हुई तो कांग्रेस क्लीन स्वीप की तरफ जाएगी। यानी वोट शेयर बढ़ जाएगा, वोट शेयर और सीट्स भी बढ़ने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। अदिति, आप कुछ कहना चाह रही हैं? दरअसल कल भी शिखा हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि पिछली बार भी वोट परसेंटेज कांग्रेस का ज्यादा था, 36% के लगभग, और बीजेपी का 34 था। उसके बावजूद भी सरकार बीजेपी, यानी सीटें बीजेपी की ज्यादा आई थी, अगर हम 2008 के आंकड़ों की बात करें। यानी कि इसका एक और मतलब है कि वोटिंग परसेंटेज से लेकर अगर हम उसका एनालिसिस करें, और जैसा अमित जी बता रहे हैं कि जेडीएस की सीटें, इसका ये मतलब है कि बीजेपी डिवीजन ऑफ वोट कराने में कामयाब रही। यानी कि जो आम आदमी पार्टी या ओवैसी या बीआरएस जो अलग अलग कोस्टल इलाकों से लेकर अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़े हैं, और वहां पर जो वोट कटे हैं वो कांग्रेस के हित में नहीं गए, क्योंकि जिस तरीके से जमीन पर कांग्रेस ये दिखाना चाह रही थी और दिखाया भी क्या था, और लोगों की तरफ से भी रिएक्शन आए थे कि वो बदलाव चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह का वोट है, इस तरह की परसेंटेज है, और पुराने से एनालिसिस किया जाए तो ये साफ लग रहा है कि जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट खाए थे, यहाँ पर ओवैसी ने, आम आदमी पार्टी ने और बीआरएस ने कांग्रेस की वोट बैंक में सेंधमारी किया, और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है जहां पे जेडीएस 15 से 20 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। और अगर जेडीएस 15 से 20 सीटें हैं तो जाहिर तौर पे कांग्रेस 100 से नीचे जाएगी, और उसके लिए दोनों ही पार्टियों को जेडीएस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मैं ये अंदाजे से भले ही, लेकिन ये दावे से भी कह सकती हूँ कि बीजेपी ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।